नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जो कि कक्षा 11 की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें जो पहला चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में, तो इसमें हम भूगोल को जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके साथ साथ हम ब्रह्मांड की कुछ जानकारियाँ भी आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए भूगोल को जानने का प्रयास करते हैं। तो भूगोल का परिचय और ब्रह्मांड, इस विषय पे हम बात करेंगे। तो पहले भूगोल को जान लेते हैं। इसमें लिखा है, भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों का ज्ञान होता है। जो इसका ऊपरी स्वरूप है, जो प्राकृतिक विभाग है, जिनमें पहाड़ हैं, महाद्वीप हैं, देश हैं, नगर, नदी, समुद्र, झील, जल डमरू, मध्य, उपत्यका, ये तमाम चीज़ें जो हैं शामिल हैं। अब जानते हैं इसके अर्थ को। तो भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, जो कि एक यूनानी भाषा का शब्द है। और यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर आपका ज्योग्राफी बना हुआ है, जिसको हम जो दो शब्द हैं, ये पहला है इसमें जियो और दूसरा है ग्राफी। जियो और ग्राफी से मिलकर ज्योग्राफी बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है आपका वर्णन करना। तो इस प्रकार पृथ्वी ज्योग्राफी का जो अर्थ हो जाता है शाब्दिक, पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है। अब हम इसके परिभाषाओं को जो है जान लेते हैं। सामान्य अर्थ मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी का वर्णन करना। अब इसमें कुछ परिभाषाएं जो है दी हुई है। इसमें पहली परिभाषा दी है आपका टॉलमी की। टॉलमी कहते हैं, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अवामय विज्ञान है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है टॉलमी की। अगली परिभाषा इसमें स्ट्रैबो की है। स्ट्रैबो लिखते हैं कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का, आकाशीय पिंडों का, स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों और भूतरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। और इसमें आगे लिखा है कि भूगोल एक प्राचीनतम विज्ञान है और इसकी नींव प्रारंभिक यूनानी विद्वानों के कार्यों में दिखाई पड़ती है। भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग जो किया था वो एराटोस्थेनीस ने 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया था। 17वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल नवीन वैज्ञानिक भूगोल की शुरुआत का गवाह बना। कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगेलन और थॉमस कुक इस काल के प्रमुख अन्वेषणकर्ता थे। वारेनियस, कांट, हम्बोल्ट और रिटर इस काल के प्रमुख भूगोलविदा थे और इन विद्वानों ने मानचित्र कला के विकास में योगदान दिया और नवीन स्थलों की खोज की, जिसके फलस्वरूप भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में जो है विकसित हुआ। रिटर और हम्बोल्ट का उल्लेख बहुधा आधुनिक भूगोल के संस्थापक के रूप में किया जाता है। हार्टसॉन जैसे अमेरिकी और यूरोपीय भूगोलविदाओं ने इस दौरान अधिकतम योगदान दिया। हार्टसॉन ने भूगोल को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जो क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है भूगोल की। ठीक है, हार्टसॉन महोदय ने जो दी। अगला है इसमें हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है, जिसने भूगोल से संबंधित जैस्पेरिमोडस पुस्तक लिखा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी है, हिकेटियस की।
पॉलिडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है और सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने जो है विश्व को गोल कहा था, यानी पृथ्वी को गोल कहा था अरस्तु महोदय ने। अब ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्रह्मांड द्रव और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, जो ब्रह्मांड है द्रव और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को कहते हैं। ब्रह्मांड की संरचना के बारे में अवधारणाएं समय के साथ बदलती रही है। भूकेंद्रीय सिद्धांत जियोसेंट्रिक थ्योरी जो है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन खगोल शास्त्री टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया, जिसके अनुसार पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी परिक्रमा करता है। अगला जो सिद्धांत है सूर्य केंद्रित सिद्धांत, हेलोसेंट्रिक थ्योरी इसको कहते हैं इंग्लिश में। इस सिद्धांत का प्रतिपादन पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में किया, जिसके अनुसार सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी परिक्रमा करता है। अब जानते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को। तो जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है धूल परिकल्पना, इस सिद्धांत का प्रतिपादन ओटो रिस्म ने जो है किया था। अगला सिद्धांत है निहारिका परिकल्पना, इस सिद्धांत का प्रतिपादन लाप्लास ने किया था। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है। अगला सिद्धांत है साम्यावस्था सिद्धांत, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी ने जो है इसका प्रतिपादन किया। दोलन सिद्धांत है ब्रह्मांड उत्पत्ति से संबंधित, जिसका प्रतिपादन डॉक्टर एलन संडेजा ने जो है किया। और स्मृति सिद्धांत अगला सिद्धांत है, एलन गुथ ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, और अगला जो आधुनिकतम जो सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने किया। तो जो बिग बैंग सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन मैंने कहा जॉर्ज लेमेंटियर ने किया, ये बेल्जियम के रहने वाले थे और इन्होंने ही बिग बैंग सिद्धांत अर्थात महाविस्फोट सिद्धांत दिया। तो जो बिग बैंग सिद्धांत है इसको महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं। जॉर्ज लेमेंटियर के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पहले सारे खगोलीय पिंड अर्थात सारे तारे, ग्रह, गैलेक्सी, धूमकेतु सभी एक जो है सघन पिंड के रूप में थे। कालक्रम में इस सघन पिंड में एक महाविस्फोट हुआ तथा यह सघन पिंड अनेक ब्रह्मांडीय पदार्थों के रूप में दूर दूर छिटक गए, जिसे हम गैलेक्सियों के रूप में आज देखते हैं। आज भी यह गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अर्थात आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है, गैलेक्सी को जान लेते हैं, गैलेक्सी क्या चीज़ है। महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड कई गैलेक्सियों में विभक्त हो गया। एक केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाते अरबों तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। अनुमानतः 100 अरब गैलेक्सियाँ हमारे ब्रह्मांड में स्थित है। एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। गैलेक्सी के केंद्र को बल्ज कहते हैं और बल्ज में तारों का घनत्व अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि तारे एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक होते हैं। केंद्र के बाहर की ओर जाने पर तारों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा घनत्व कम होता जाता है। अब है आपके पास आकाशगंगा या मंदाकिनी, इसको जान लेते हैं। इसमें लिखा है कि ब्रह्मांड के 100 अरब गैलेक्सियों में से एक गैलेक्सी आकाशगंगा है। हमारा सूर्य अर्थात सौरमंडल का मुखिया जिस गैलेक्सी में स्थित है उसे आकाशगंगा कहते हैं। सूर्य अपने 8 ग्रहों के साथ आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर
लगा रहा है, अपने धुरी पर जो है वो घूम रहा है। सूर्य 25 वर्ष में आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है, इसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। चंद्रमा रहित आसमान में रात में सफ़ेद रंग की धुंधली सी चादर की एक चौड़ी पट्टी दिखाई देती है। दक्षिण से उत्तर की ओर जो आकाशगंगा की ही कोई एक भुजा है, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। आकाशगंगा के पास स्थित सबसे नज़दीक गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है और ओरियन नेबुला आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का क्या है, समूह है। साइरस या डॉग स्टार सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा, परंतु यह रात में सूर्य की अनुपस्थिति में देखा जा सकता है। सूर्य के बाद सबसे चमकीला पिंड चंद्रमा है तथा चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला पिंड शुक्र है। तारे टिमटिमाते हैं पर ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि तारे के पास ऊष्मा और प्रकाश होता है, इस कारण जो है ये आपके टिमटिमाते हैं। लेकिन ग्रहों के पास ऐसा कुछ नहीं होता है, ना तो ऊष्मा होती है ना आपका प्रकाश होता है। अगला है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का सबसे नज़दीकी जो है तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ब्रह्मांडीय दूरी मापने का मापक जो है प्रकाश वर्ष है और प्रकाश वर्ष उसको कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष हम कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर आपकी इतनी जो है दूरियां होती है। सबसे पहले 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से रात में तारों का अध्ययन किया था और गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से ऐसे कई तारों की खोज की जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। अब बात करते हैं तारों की। तारों में अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होती है। इनके ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया है। तारों में अपार मात्रा में हाइड्रोजन होता है तथा यह तारों का ईंधन होता है। जब हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करें तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में अपार ऊर्जा मुक्त होती है और नाभिकीय संलयन की क्रिया में उत्पन्न यही ऊर्जा तारों की ऊष्मा एवं प्रकाश के स्रोत होते हैं। किसी भी तारे का हाइड्रोजन एक समय ऐसा आएगा कि समाप्त हो जाएगा तथा नाभिकीय संलयन की क्रिया रुक जाएगी तथा तारा अपना ऊष्मा एवं प्रकाश खो देगा तथा ठंडा हो जाएगा। अतः तारों का जीवन एक निश्चित अवधि का आपका होता है। तारों के आकार और जीवन में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, अर्थात बड़े तारे का जीवन अवधि कम होती है और जो छोटा तारा है इसकी जीवन काल बहुत अधिक होता है। किसी तारे के जीवन की प्रारंभिक अवस्था में उसमें हाइड्रोजन अपार मात्रा में रहता है, जिसके कारण नाभिकीय जो संलयन की जो क्रिया है इसके तहत ऊष्मा एवं प्रकाश भी अपार मात्रा में उत्सर्जित होता रहता है। परंतु कालक्रम में हाइड्रोजन की मात्रा घटता चला जाता है और तारे का रंग भी बदलता चला जाता है और तारे का तापमान भी कम होता जाता है। जब किसी तारे का ऊष्मा समाप्त हो जाती है तो वह लाल दिखाई देता है। उसे लाल तारा या रेड जायंट आपका कहा जाता है। लाल तारा का बाहरी सतह फैलता रहता है तथा एक समय ऐसा आता है कि विस्फोट हो जाता है। इसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। लाल तारा में सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे हुए अवशेष का द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान के
1.44 गुणा से कम होता है तो वह वाइट ड्वार्फ अथवा श्वेत वामन तारा एक ठंडा तारा होता है, परंतु कालक्रम में यह अत्यधिक ठंडा होने पर ब्लैक ड्वार्फ तारा बन जाता है। परंतु 1.44 से अधिक सौरिक द्रव्यमान होने पर वह न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा बन जाता है। न्यूट्रॉन तारा धीरे धीरे सिकुड़ता चला जाता है, अर्थात तारे का पूरा द्रव्यमान और घनत्व एक बिंदु पर आकर ठहर जाता है, जिसके कारण इसका घनत्व असीमित हो जाता है तथा गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक हो जाता है कि अपना पूरा द्रव्यमान अपने अंदर समेट लेता है। तो जो 1.44 सौरिक द्रव्यमान है, इसी को हम चंद्रशेखर सीमा नाम देते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि प्रकाश का भी पलायन नहीं हो पाता, अतः इसी कारण इसका रंग काला होता है और इसे ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र या कृष्ण विवर कहते हैं। तो ये थी तारे के बारे में आपकी महत्वपूर्ण जानकारी। तो इस प्रकार हमने भूगोल के शाब्दिक अर्थ को जाना, इसकी परिभाषाओं पे बात की और ब्रह्मांड पे हमने बात की, और ये इसमें हम तारे और इन तमाम चीज़ों पे हमने बात की। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को आपका सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।